कुक और कुटिल। मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सामने मेरी खाना बनाने वाली आंटी खड़ी थी। आज वो पूरा 1 घंटा पहले आ गई, लेकिन आज वो कुछ अलग दिख रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और उनकी साड़ी बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं थी। इस तरह से तो वो आमतौर पर काम पे नहीं आती। ज्यादातर समय वो अच्छी हल्के रंग की साड़ी पहनती है, जो उनके गोरे रंग और उम्र के साथ अच्छी लगती है। वो हमेशा एक सिंपल सी चोटी बनाती है, लेकिन कभी कभी जब वो खुश होती है तो वो उस चोटी में एक गुलाब का फूल भी लगा लेती है। इस तरह मुझे पता चलता है कि कब वो खुश है और कब बस ठीक ही है। एक और तरीका है जिससे मुझे उनकी मन की स्थिति की समझ आती है, और वो है खाने का टेस्ट। जब वो बहुत खुश होती है तो खाने का टेस्ट काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन आज वो ठीक नहीं लग रही थी, और उसकी वजह उनकी ननद थी। वो गांव में रहती है और करीब साल में 4 बार उनसे मिलने आती है। मगर जब भी वो आती है तो उनके बीच रोज झगड़े होते हैं, जो कभी कभी शारीरिक रूप ले लेते हैं। आंटी की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक उनके पति की पहली पत्नी से है, और उनकी ननद हर किसी से लड़ती है घर में, उनकी बेटियों से भी। और फिर जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो वो सबको मारने लगती है, खास तौर पे आंटी को। जब भी उनकी ननद रहने आती है तो आंटी घर का काम निपटाकर जल्दी से जल्दी घर से निकल जाने की कोशिश करती है, ताकि कोई बहस ना हो। आज वो सूजे मुंह के साथ जल्दी आ गई। इसका ये मतलब है कि कल रात उन्होंने उसे मारा होगा। देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पूरी ताकत से थप्पड़ मार दिया हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे इन चोटों के बारे में ना ही पूछूं, क्योंकि वो शर्मिंदा महसूस कर सकती है। इसलिए मैं चुपचाप पशुओं को बता देती हूँ कि खाने में क्या बनाना है, और किचन से निकल के बेडरूम में आके बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं उनकी हताशा और उनकी उदासी खाने के स्वाद से समझ सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत बदल सा गया है जब से उनकी ननद आई है। ये बहुत दुख देने वाली बात है, पर मैं अपने आप को असहाय महसूस करती हूँ। कई बार मैंने उन्हें आर्थिक और कानूनी रूप से मदद करने की कोशिश की है। मैंने बोला है आंटी पुलिस के पास चलो, उनको पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन आंटी का उच्च आत्मसम्मान उन्हें मुफ्त पैसे लेने की अनुमति नहीं देता, और पुलिस या फिर किसी सहायता समूह के पास जाने में उनको लगता है कि उनको शर्मिंदगी होगी इस समाज के सामने। तो आंटी का पति न तो उनका पक्ष लेता है और न ही लड़ाई झगड़े में दखल देता है। जब उनकी पहली पत्नी घर में फिसल गई थी और सर पे चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी, तब उनकी यही बहन ने उनकी बच्ची की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ली। यही वजह है कि वो उनके खिलाफ लड़ाई में खड़ा नहीं हो सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। मगर आंटी को शक है कि उनकी जो पहली पत्नी की जो मौत है उसके पीछे उनकी ननद का हाथ है, क्योंकि उन्होंने गांव में लोगों को ऐसा बात करते सुना है कि पत्नी के पैर में बहुत सारा तेल लगा हुआ था, जो उनके फिसलने का कारण था। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है कि आंटी ये सोचती है कि उनकी ननद का शैतानी दिमाग उस मौत के पीछे है। करीब 5 साल पहले जब आंटी अपनी ननद के साथ गांव में रहती थी अकेले, उनका पति वो टाइम पे सिटी में था, तब ननद ने एक दिन तंदूर में बड़ी सी आग लगा दी और आंटी को उसमें धक्का देने की कोशिश करी। उसी दिन आंटी बार बार बच गई, लेकिन इस घटना ने उनके मन में एक जान का डर पैदा कर दिया। नतीजतन
उन्होंने समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करी। आत्महत्या के इस प्रयास के बाद उनके पति ने ये उनकी बातों को समझा और अपनी बहन से उनको दूर शहर ले आया। इन सभी वर्षों में आंटी ने ननद द्वारा अपनी हत्या के इस प्रयास को छुपा के रखा, लेकिन एक दिन वो मेरे सामने रो पड़ी और सब बता दिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए नहीं कि ननद ने उनको मारने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि कोई इतनी भयानक अनुभव के बाद भी कोई चुप कैसे रह सकता है। मैं कायर होने के लिए आंटी को दोष दे सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता, परिवार, समाज, यहाँ तक कि संस्कृति भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के। माता पिता को एक लड़की को सिखाना चाहिए कि वो किसी भी गलत काम को सहन ना करे और शादी के बाद भी वो उनके साथ खड़े हैं। पति को भी समझना चाहिए कि पत्नी उसकी जिम्मेदारी है और उसे उसके सहारे की ज़रूरत है। समाज को स्वीकार करना चाहिए कि विवाह के बाद भी लड़की को न्याय मांगने का अधिकार है, जबकि संस्कृति को समानता और सम्मान के मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इस मानसिकता को हासिल करने में अभी और 10 साल लग सकते हैं, इसलिए अभी इतनी मारपीट, धमकियां और डांट फटकार के बावजूद भी आंटी एक शब्द नहीं बोलती, किसी से नहीं, ना ही अपने माता पिता से और ना ही अब किसी और से। आंटी को मेरे लिए काम करते हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। मैंने इस बात को मान लिया है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो नहीं बदली जा सकती। आंटी के शरीर अगर हम बाहर से देखें दुबला पतला था और कम कद वाला है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि आंटी कमज़ोर है, लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत है। सामान्य रूप से व्यवहार करने की कोशिश करते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई और खाना बनाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद मेरी सफाई वाले आंटी आई और वो दोनों बातें करने लगे आपस में। मैंने उनकी बातचीत सुनी। आंटी कह रही थी कि कल रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी ननद को बोल दिया कि घर से निकल जाओ। यह सुनकर ननद को बहुत गुस्सा आया और उसने पूरी ताकत से आंटी को चेहरे पे मुक्का मार दिया। मुझे ये जान के खुशी ज़रूर हुई कि आंटी अब अपनी ननद के सामने बोल पा रही हैं, लेकिन जिस तरह की हिंसा उनके घर में हो रही है, ये बहुत ही दुख देने वाली है। 1 घंटे बाद मेरी सफाई वाली आंटी चली गई। केवल मेरी खाना बनाने वाली आंटी और अब मैं ही घर पे रह गए। मैं मेरा काम कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये किसी अननोन नंबर से था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ आंटी की पड़ोसन थी। आंटी की फ़ोन नहीं लेकर आती, इसलिए वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे अपने पड़ोसियों को मेरा नंबर देती है। वो पड़ोसन बोली कि उनकी ननद घर पे फिसल गई है, उसके सर पे चोट लगी है और काफ़ी खून बह रहा है। फिलहाल घर में कोई भी नहीं है और आंटी के पति को फ़ोन नहीं लग रहा। मैं चौंक गई और आंटी को बताने के लिए दौड़ी ताकि वो जल्दी से जल्दी घर के लिए निकल जाए। मैं उनके पास जाते जाते बीच में ही रुक गई। यह सोचा कि शायद मुझे चीज़ों को वैसे ही होना देना चाहिए जैसे वो हो रही हैं। मैं आसानी से दिखावा कर सकती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सुना उनके पड़ोसियों ने क्या कहा। यह सोचते हुए मैं पीछे मुड़ी, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा ये आंटी का निर्णय होना चाहिए। उनको ही तय करने देना चाहिए कि क्या वे उस दुष्ट व्यक्ति की मदद करना चाहती हैं और क्या उसे बदलने का मौका देना चाहिए। तो मैंने उसे स्थिति के बारे में सब बता दिया। यह सुनकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी
और अपने काम पे लगी रही। मुझे समझ आ गया कि वह क्या चाहती हैं और मैंने उन्हें और परेशान न करने का फैसला लिया। थोड़ी देर बाद उनके पड़ोसी का फिर से फोन आया, यह पूछने के लिए कि क्या आंटी घर के लिए निकल चुकी है और क्या उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया है। उनकी घायल ननद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। मैंने उन्हें बताया कि इस दुर्घटना के बारे में सुन के आंटी बेहोश हो गई है और घर आने या कुछ और करने की स्थिति में नहीं है। यह बातचीत सुनकर आंटी ने मेरी तरफ गौर से देखा और कुछ देर मुझे घूरती रही। फिर अपनी आंखें हटाकर वो अपना काम में लग गई। आज उनको अपना काम पूरा करने में सामान्य से कुछ ज्यादा समय लगा, शायद इसलिए कि वो जानबूझकर घर नहीं जाना चाहती थी। कॉल आने के करीब 1 घंटे बाद वो घर के लिए निकल गई। लेकिन आंटी के जाने के बाद मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि उनकी ननद का क्या हुआ होगा। क्या वह जीवित होगी? क्या वह ठीक है? और आंटी को किसी ने कुछ बोला तो नहीं? जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने आंटी की बड़ी बेटी को फोन किया। उसने फोन उठाकर बहुत ही शांत स्वर में कहा, उनकी बुआ अब नहीं रही। वो आगे बोलती गई। फर्श पर बहुत सारा तेल गिरा हुआ था जिसके कारण वो फिसल गई और उनके सर पे चोट लग गई। पिता काम पर थे और हम स्कूल में। जब तक एम्बुलेंस और माँ घर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि फर्श पे इतना तेल कैसे गिरा हो। उसने फोन रख दिया। मुझे ये जानकर बहुत राहत मिली कि आंटी ठीक है। वह अगले 10 दिनों तक काम पे नहीं आई। 11वें दिन जब वह काम पे आई तो मैंने बिना कुछ पूछे उनको बता दिया कि क्या बनाना है और वापस बेडरूम में आने के लिए मुड़ी। पीछे से उन्होंने मुझे आवाज लगाई, दीदी। मैंने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद दीदी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस वापस मुस्कुरा दिया। इस बार देखा तो मैंने गौर किया कि आंटी ने अपनी चोटी में गुलाबी गुलाब लगाया हुआ था। मैं खुश हो गई इस उम्मीद से कि अब आंटी के लिए चीजें बेहतर होंगी। ओम की लिखी गई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।